Good morning, sir. Morning, good morning. कल जो क्लास हुआ था वो क्लियर नहीं हो पाया था कि उसमें जो हम बात कर रहे थे कल एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें थी जो क्लियर नहीं हुई थी, है ना। और नहीं, इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको कि जैसे कल स्ट्रक्चर हो गया था क्या, कंपोजिशन, अच्छा स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये टॉपिक हम लोग कल कर रहे थे और कल आवाज नहीं हो रही थी सही। इस स्ट्रक्चर में दो चीजें हमें बताना है कि पहली बात है कि जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी पर लेयर के फॉर्म में है, ठीक है। और वो लेयर कितनी है, 5 हॉरिजेंटल लेयर है, हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब है हॉरिजेंटल कि वो क्षैतिज है। और 5 लेयर में हमने बताया था कि जो पहली लेयर है, जो नीचे से अगर लेयर की बात करेंगे हम, तो सबसे पहली लेयर है, यहाँ पर एक फर्स्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। यही हमने बात की थी कि सबसे पहली जो लेयर है सरफेस से वो है ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल की बात की थी। इस पे हमने बात कर ली थी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती हैं, बादल इसी में होते हैं। तो दूसरी लेयर हमने बोला था कि हमने कहा दूसरी जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इस पर भी हमने बात की थी। हमने कहा इसमें 3 बातें हैं। पहली बात है इसमें नो विंड, ठीक है, इसमें विंड नहीं चलता है, हमने ये कहा था। हमने कहा था इसी में एरोप्लेन चलता है ना, एरोप्लेन इसी में चलता है। फिर हमने कहा था इसी में O3 है, हमने कहा था इसी में जेट स्ट्रीम है, ठीक है। तो हमने ये सब बातें इसी में कही थी। उसके बाद फिर हमने कहा था जो नेक्स्ट हमारी जो लेयर है ऊपर वाली जो थर्ड लेयर है, उसमें हमने कहा था आपसे कि इसका नाम है मेसोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का मतलब है कि मध्य मंडल, है ना, मध्य मंडल। हमने कहा था कि मध्य मंडल की जो सबसे मध्य मंडल जो घटनाएं हैं वो उसमें मेन चीज है उल्का पिंड, मीटियोराइट्स, ठीक है, मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स का मतलब होता है उल्का पिंड या शूटिंग स्टार, है ना, वो टूटता हुआ तारा। तो उसमें उल्का पिंड हमें इसी में दिखाई देते हैं, है ना, उल्का पिंड। तो चौथी जो लेयर थी आपकी वो थी इसमें, जो फोर्थ लेयर है वो है आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर भी कहते हैं इसको, थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर यानी उष्ण तापमंडल। इसमें जो इसके बारे में मेन पॉइंट हमें क्या समझना था, इसी से रिटर्न होती हैं क्या, रिटर्न होती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। जो रेडियो वेव्स हैं वो हमारी इसी से वापस होती हैं। तो जो सैटेलाइट्स हैं, यानी जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो इसी में लगाए जाते हैं, है ना। तो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो इसी में लगाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। जो मानव सैटेलाइट इसमें लगाए जाते हैं। उसके बाद है इसमें फिफ्थ लेयर थी वो थी एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का मतलब है बाह्य मंडल। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर है और इसमें बहुत ही लो डेंस होता है, लो डेंस एटमॉस्फेयर,
ठीक है, इसमें बहुत ही लो डेंस का मतलब है गैसें बहुत कम पाई जाती हैं, हल्की गैसें हैं इसमें। तो ये जो मेन हमने आपको बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर या फिर ये। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया पूरा क्लियर? सर थर्मोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्फीयर को आयन मंडल, आयन मंडल और तापमंडल, थर्मोस्फीयर तापमंडल, ये वो एरिया है। एक बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि अगर हम थर्मोस्फीयर में जाते हैं तो टेम्परेचर वहां लगभग काफी ज्यादा होता है, लगभग 1100 डिग्री तक होता है, 11,000 डिग्री तक बोला था कभी कभी। तो यानी बहुत हम लोगों क्या है कि जो हम लोग ह्यूमन बॉडी है, हम लोगों का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाता है मैक्सिमम 50 या 51, एडवर्स कंडीशन में 55 भी कर लेगा। मान लीजिए हम 60 में भी जिंदा रह गए, 60 डिग्री में भी जिंदा रह सकते हैं, है ना, घंटे 2 घंटे। लेकिन अगर वहां पे पहुंच जाए आपको 5000 डिग्री सेल्सियस, उस समय भी इंसान को कोई दिक्कत नहीं होती है उस टेम्परेचर में। ऐसा क्या रीजन है कि थर्मो, एक बार यूपी क्या होता है उटपटांग क्वेश्चन बनाने के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम थर्मोस्फीयर में जाके अपना जो हमारा यान है, जो शिप है जिससे हम जाएंगे, उससे हम हाथ बाहर निकालेंगे तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? मतलब 2001 से पहले ये सब बीपीएससी यूपी पीसीएस बहुत कुछ बनाते थे उल्टे सीधे, क्योंकि बहुत चीजें रहती नहीं थी, तो ऐसे सब बिजली पे करते रहते हरकतें। तो कोई बता सकता है कि इसमें टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस भी होता है, फिर भी यहाँ पर हाथ नहीं चलता, ऐसा क्या रीजन है? देखो यहाँ पर एक रीजन ये है कि टेम्परेचर ज्यादा तो होता है लेकिन वो हमें फील नहीं होता। टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन हमें वो महसूस नहीं होता। उसका रीजन हम बताते हैं क्या है। रीजन आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, एक डायग्राम बना लोगे तो। जैसे ये कोई एरिया है, ये ऊंचाई है, ये मान लीजिए किसी एरिया का एटमॉस्फेयर है, ये किसी एरिया का है ना। यहाँ पे देखिए जब आप नीचे जाओगे ना तो इस तरह से डेंसिटी होती है, इस तरह से एटमॉस्फेयर की, ठीक है, इस तरह से डेंसिटी है। जब आप ऊपर जाओगे तो इस तरह से डेंसिटी आपको मिलेगी। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऊंचाई पर, वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, जो सघनता है, वो कम हो रही है। और जो गर्मी को अपने में समाहित करने वाले जो एजेंट हैं, जो तत्व हैं, वो यही हैं। इन्हीं में सूर्य की गर्मी समाहित होती है। तो जब ऊंचाई पर ये डस्ट पार्टिकल ही नहीं होंगे, है ना, हम कितने की बात कर रहे हैं, लगभग 640 किलोमीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं। समझ रहे आप कितनी ऊंचाई की बात कर रहे हैं थर्मोस्फीयर में। थर्मो तो वहां पे टेम्परेचर तो होता है लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि वहां पर वायुमंडल में सघनता कम पाई जाती है। यानी सूर्य की गर्मी को रोकने वाले जो एलिमेंट हैं, क्या क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है और गैस हैं। तो तीनों चीजें वहां पर कम है। हमने ये दिखाया है लो डेंस एटमोस्फेयर, इसीलिए तो गर्मी होती है मगर ये जो है वो नहीं होते। जैसे आपने और एग्जांपल देते, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो, ठीक है, तो पहाड़ों पे यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पर 5 डिग्री होता है टेम्परेचर और यहाँ पर 46 होता है ना। जब शिमला में जाओगे, लद्दाख में जाओगे तो टेम्परेचर 5 डिग्री है, माइनस में भी है कुछ एरिया में। तो ऐसा क्या है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है, वहां पर जो वायुमंडल की जो कण है, एटमॉस्फेयर है, वो वहां पर बहुत कम है। इसीलिए आपने एक चीज और देखी होगी प्रैक्टिकली, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ऑक्सीजन और CO2 ये भारी गैसें होती हैं, तो ऑक्सीजन ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो लोग माउंटेन पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं
ताकि ऑक्सीजन कम पड़े, कि ऊपर तो कम पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक, क्लियर हुआ कि क्यों पहाड़ों पर जाने पर ऑक्सीजन ले जानी पड़ती है और क्यों वहां सांस लेने में दिक्कत होती है। उसका रीजन यही होता है, उसका रीजन यही होता है। तो आप देखना कि पहाड़ों पर बहुत ज्यादा लाइफ अच्छी नहीं होती है, मतलब वहां पर ना तो प्लांट बहुत ज्यादा होंगे, ना ही वहां पे एनिमल बहुत ज्यादा होंगे, और ना ही वहां के जो लोग हैं, जैसे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनकी हाइट कम होती है ना। उसका रीजन ही ऑक्सीजन ही कम है। तो जो मेन चीज ग्रोथ के लिए है ऑक्सीजन है, वही नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर। तो 3 बातें हम लोग समझ चुके हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और व्हाट इज एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या महत्व है एटमॉस्फेयर का, क्या होने से। तो सबसे पहले है ना, लाइफ, है ना, ऑन अर्थ, जीवन पर पृथ्वी पर जीवन संभव है, पहली बात। दूसरी चीज है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित गृह प्रभाव, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान नियंत्रण, ठीक है, तापमान नियंत्रण। उसके बाद है ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता, यानी वर्षा, रेनफॉल और वर्षा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है इतने। अब आपको कोई भी इसमें ऐसा लगे पॉइंट जो लग रहा हो कि हमें समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब यही है, टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब यही है कि जहां पर तीनों चीजें समान पाई जाती हैं, मतलब नमी भी है हवा में, और और गैस भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, तो लाइफ अच्छी है वहां पे। ठीक है, तो ये चीजें थी एटमॉस्फेयर में। क्लियर है, इसको मिटा दें। सचिन, स्वप्निल बताएं। यस सर। यस सर। ये है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, और एक इसी में है एक टॉपिक है यहाँ पर, टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ठीक है, सॉरी, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। इसका मतलब है कि तापमान और ऊंचाई, ठीक है, तापमान और ऊंचाई, इसको समझिएगा, तापमान और ऊंचाई। सीधी सी बात है कि जब इंक्रीज एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज, यानी जब हाइट बढ़ती है ना, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, एल्टीट्यूड इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, एल्टीट्यूड इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये पर्वत है ना, ये सरफेस है, यहां पर है मान लीजिए 15 मीटर, तो यहां पर टेम्परेचर है कितना, 29 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर है 100 मीटर, तो यहाँ पर है 18 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 700 मीटर, तो यहाँ पर है ये सॉरी यहाँ पर देखते हैं कि 700 मीटर, तो यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है 1100 मीटर, तो यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको बना लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। जब 15 मीटर पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो 15 मीटर पे खड़े हैं तो टेम्परेचर है 29 डिग्री। एक इधर में इस तरह से ये भी बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह से ये भी बना लीजिएगा, ये चीजें भी। तो मतलब हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है उसका हमने आंसर यहाँ दिया हुआ है, वाई। तो आप इससे आप समझ सकते हो इस पॉइंट से क्यों है ये, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ऊपर जाने पे कम हो रही है, ऊपर जाने। अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि माउंट आबू पे बर्फ क्यों है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि लद्दाख में बर्फ है तो क्यों है, क्योंकि ये तो हो गया फैक्चुअल और ये होगा कॉन्सेप्ट। क्यों क्या हो रहा है वो आपको दिख रहा है, और क्यों हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी ऊपर जाने पर कम हो रही है। बताएं, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके सर। ठीक है, अर्चना जी बताएं, स्वप्निल, सचिन? क्लियर है सर। ठीक है, यस सर। अब ये हमने क्यों बताया उसकी वजह है, ये नॉर्मली सबको पता है। हमने बताया था ना, हमें समझाना था कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। मेन पॉइंट ये था, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं तापमान व्युत्क्रमण, है ना। तापमान व्युत्क्रमण, हो सकता है ये गलत हो जाए, व्युत्क्रमण समझ लीजिएगा। तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है ये हमें बताना था, उसके पहले वो बताना जरूरी था। क्या होता है अल्ताफ, बता सकते हैं कुछ फटाफट? देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन या व्युत्क्रमण का मतलब होता है कि नॉर्मली टेम्परेचर हाइट पर जाने पर कमता है, डिक्रीज होता है। ध्यान लिख लीजिएगा, नॉर्मली सामान्यतया की जो टेम्परेचर है हाइट पे जाने पर कम होता है, बट व्हेन दैट सिचुएशन अपोजिट, दैट इज ए टेम्परेचर इन्वर्जन। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं धीरे धीरे तो तापमान में कमी आती है, ये नॉर्मली सच है, साइंस है। अगर कभी ऊंचाई पर जाने पर उल्टा हो जाए, मतलब तापमान कम होने की जगह पर बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमण। बस इतना ही है, तो लिख लीजिए नॉर्मली, है ना, या कह सकते हैं इन साइंस, ठीक है, इन साइंस टेम्परेचर डिक्रीज with high latitude, high altitude, sorry, high altitude, but temperature increase, with high latitude, with high altitude, sorry,
altitude is known as temperature inversion. हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में सामान्यतया ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। सामान्यतया ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, लेकिन कभी-कभी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, तब हम उसे तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। क्लियर है? इन साइंस टेम्परेचर डिक्रीज विद हाई एल्टीट्यूड, बट टेम्परेचर इंक्रीज विद हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज अ टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये कहां पर होता है, बता सकते हैं? कोई एग्जाम्पल बताइए, कब होता है, कहां पर होता है? किसी ने देखा ऐसा होते हुए? सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किस सिचुएशन में होता है? देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर हम दिसंबर के मंथ में, ठीक है, दिल्ली में है दिसंबर के मंथ पे, ठीक, और टाइम है दिन के 10 बजे, टाइम है, मेरी बात समझना, दिन के 10 बजे टाइम है, और ये हमारा घर है ना, ये फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आप बताइए कि टेम्परेचर दिन के 10 बजे कहां पर ज्यादा होगा? ए में, बी में, सी में, डी में या ई में? कहां ज्यादा होगा? सर अगर साइंस की टर्मिनोलॉजी से देखे तो फिर नीचे होगा। नहीं, टेक्नोलॉजी से नहीं देखना है, मैंने कहा ना, इन साइंस में तो ये होता है, साइंस से मत देखिए, आप देखिए सिचुएशन से कि दिसंबर का महीना है, दिल्ली है और सुबह के 10 बजे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे टेम्परेचर ज्यादा होगा या लास्ट पे ज्यादा होगा? सर लास्ट पे ज्यादा होगा। बस यही है टेम्परेचर इन्वर्जन। एक कंडीशन में और आपको देता हूं, ठीक है, कि दिसंबर का महीना है, ठीक है, और 10 बजे हैं, ठीक, और लद्दाख है, लद्दाख का सीजन है, ठीक है, लद्दाख एरिया है, और ये पहाड़ी एरिया है, ठीक, तो टेम्परेचर यहां ये वैली है, ए और बी और सी, कहां पे ज्यादा होगा टेम्परेचर? ऊपर ज्यादा होगा। सिंपल क्या होता है, आपने पहाड़ी एरिया जम्मू कश्मीर में देखा होगा कि दिन सुबह होते समय जो चरवाहा हैं, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं, वो ऊपर आ जाते हैं पहाड़ों पे और रात में वापस चले जाते हैं वो नीचे। मतलब दिन जब सुबह होती है तो जितने भी शेफर्ड्स हैं, जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं जो भेड़ बकरी पालते हैं पहाड़ों पे जम्मू कश्मीर में और उधर एरिया में, तो रात में क्या होता है कि घाटी में चले जाते हैं और सुबह होते ही वो दिन में ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि रात में आपको मैंने कैसे बताया था, अगर यही है ना, रात में वो लोग नीचे चले जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। वहीं अगर बात होती है रात की, तो रात में टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होगा, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में लंबी रातों में ऐसा होता है। इन विंटर सीजन माउंटेन वैलीज एरिया में और प्लेन एरिया में ऐसा होता है, ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन वहीं अगर जून के महीने की बात करो तो नहीं होगा,
जून के महीने में दिन के 10 बजे, सुबह 10 बजे टेम्परेचर सबसे कम नीचे होगा और सबसे ऊपर यहाँ पर होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमण। जी सर। ठीक है सचिन, स्वप्निल। सर ये सर। सेकंड वाले फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा? लद्दाख। मैंने कहा जैसे दिसंबर का महीना है, सुबह 10 बजे है, लद्दाख है और पहाड़ी इलाका है एक, जैसे ये घाटी है, ये पर्वत है, ये पहाड़ है, तो घाटी में टेम्परेचर ज्यादा होगा सुबह 10 बजे या पहाड़ों पे ज्यादा होगा 10 बजे? तो ऊपर ज्यादा होगा 10 बजे, कि ऊपर क्या है, धूप लग रही है, ऊपर धूप लग रही है, मतलब घाटी है, घाटी में टेम्परेचर कम होगा और पहाड़ों पे ज्यादा होगा ऊपर, दिन के 10 बजे। ये समझाया था हमने। इसको हम बोलते हैं तापमान। हो गया क्लियर? जी सर। ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जिनको आपको समझ के रखना है, और ये बिना साइंस के नहीं होते हैं। मतलब अब इसमें पता है क्या, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि अपवाद स्वरूप ऐसा होता है। आपको लगता है अपवाद है? अपवाद तो नहीं है ना, अपवाद नहीं है। हम लोग बचपन में ये पढ़ते हैं ना कि अरे ये तो अपवाद है कि सर्दियों में ऐसा, अपवाद नहीं है, साइंस है कि फर्स्ट फ्लोर पे नीचे जो डस्ट पार्टिकल हैं और धूल कण हैं और गैस है, वो नीचे बैठ जाएगी फर्स्ट फ्लोर पे, वहां मात्रा ज्यादा हो जाएगी और नीचे तक धूप नहीं आ पाती है। जब धूप नहीं आ पाएगी तो उनको गर्म नहीं कर पाएगी। ऊपर जाने पर थर्ड फ्लोर पे क्या है, वहां पर जो गैस है, डस्ट पार्टिकल है, वो कम है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जा रहे हैं। वो सीधी सी बात है। आप 1 गिलास पानी गर्म करो या फिर 10 लीटर गर्म करो, 1 गिलास पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, 10 लीटर टाइम लगेगा। सेम कंडीशन वहां पर है, तो इसलिए है ना, साइंस में कोई अपवाद नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एक और टॉपिक है एल्बिडो। सॉरी, एल्बिडो इस तरह से होता है। हाँ, एल्बिडो क्या है? नहीं सॉरी, ये बी है, एल्बिडो है, ALVEDO, एल्बिडो। और इसको हिंदी में भी एल्बिडो ही कहते हैं। ये शायद पहले कभी बताया होगा हमने, एल्बिडो, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ही, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो किसी को पता है इसके बारे में? जी सर। ठीक है, तो बस 3 बातें समझना है हमें कि इसका ये सबसे पहले है एल्बिडो की अगर बात करें तो एल्बिडो इज यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ सन रेज, है ना, सन रेडिएशन। यानी ये सूर्य की किरणों की वह भाग है जो पृथ्वी को बिना गर्म किए हुए वापस हो जाता है ना। तो एल्बिडो इज अ यूनिट ऑफ सन रेडिएशन। ठीक है, क्या कर जाता है, रिटर्न हो जाता है ना, रिटर्न विदाउट हीट सरफेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यूनिट ऑफ सन रेडिएशन वह भाग है सूर्य की किरणों का, रिटर्न वापस हो जाता है विदाउट हीट सरफेस, धरातल को गर्म किए बगैर। ठीक है, धरातल को गर्म किए बगैर। तो बस इतना है कि सूर्य की, है ना, किरणों का वह भाग जो धरातल को गर्म किए बिना वापस हो जाता है ना,
गर्म किए बिना वापस हो जाता है, बस ये है। ठीक, अब ये कितना है एवरेज में उसको समझिए। देखो क्या होता है ना कि जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों को सूर्य की तरह होना चाहिए, है ना, है ना। जैसे कोई लोग होते हैं कि हम लोगों को सूर्य की तरह होना चाहिए। मतलब सूर्य क्या है, अपने तरफ से 100% रेडिएशन देता है ना। 100% वहां से रेडिएशन आती है सूर्य से, 100%। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन रेडिएशन को ज्यादा कैप्चर करता है, कौन रेडिएशन को कम कैप्चर करता है। ठीक है, अब जो रेडिएशन आती है वहां पर, तो अगर पूछेगा कि एल्बिडो है क्या, तो वो हमने बता दी। अब दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कि जैसे ये पृथ्वी है और ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, तो जो रेडिएशन आती हैं उनमें से, उस रेडिएशन में से 35% रेडिएशन 35% रेडिएशन वापस हो जाती है। ठीक है, 35 एवरेज। तो जो एवरेज एल्बिडो है, एवरेज एल्बिडो है वो है 35। यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनका 35% भाग वापस हो जाता है, 35%। तो अब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो एवरेज कितनी है और मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। ठीक है, तो एवरेज एल्बिडो है वो है 35। ठीक है, 35 औसत है, और मैक्सिमम कितना है 45। 45 का मतलब है, और 45 और मिनिमम कितना है 19। मिनिमम तो खैर डिपेंड करता है, बस 19 है एवरेज में। तो 35 एवरेज है, 45 मैक्सिमम है, और मिनिमम है 19। क्वेश्चन ये बार सीडीएस में पूछा था कि मैक्सिमम एल्बिडो कितना होता है, किसका होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये सूर्य है, यहाँ से जो रेडिएशन आती है वायुमंडल की तरफ, सूर्य पृथ्वी की तरफ, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एवरेज में 35% रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे होता है ना। तो ऐसा ये क्यों होता है कि किसी में ज्यादा है, किसी में क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, वाई एल्बिडो, ऐसा क्यों होता है। देखिए, एल्बिडो जो अधिकतम होगा, मैक्सिमम एल्बिडो मैक्सिमम होता है जितना ऑब्जेक्ट ड्राई होगा। कोई भी चीज है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट शुष्क होगा उतना ही एल्बिडो ज्यादा होगा। ठीक है, अब मिनिमम एल्बिडो किसका होगा, मिनिमम एल्बिडो होगा जिसका वेट होगा, मतलब नम होगा। अब देखिए, अब आपको पता है ड्राई का मतलब है मॉइस्चर सबसे कम। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी। अब जो भी आपको देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। जैसे मान लीजिए हमने आपको 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया कि सपोज कीजिए हमने कहा कि हमने लिखा यहाँ पे सपोज, जैसे एक है ग्रीन लैंड। ठीक है, एक है ग्रीन लैंड और दूसरा है इसमें है श्रीलंका, है ना, श्रीलंका। तो आप क्या बोलोगे, और तीसरी चीज है इसमें है 20 डिग्री नॉर्थ ए और बी 65 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हिमाचल प्रदेश ए और बी
केरला, है ना, केरला। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन आपको और देता हूं कि ए सैंड, बी आइस एंड सी रिवर। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिएगा, इतना आपको समझ में आएगा कि जो चीज सबसे ज्यादा शुष्क होगी, इसमें शुष्कता होगी, इसमें नमी कम होगी, उसमें सबसे ज्यादा होगा एल्बिडो। अब देखिए, अब इसमें हम देखेंगे ग्रीनलैंड और श्रीलंका, इसमें किसका एल्बिडो ज्यादा है, किसका कम है, या? तो आप समझो ग्रीनलैंड का एल्बिडो ज्यादा है, ठीक है, इसका मैक्सिमम होगा और इसका मिनिमम होगा। ऐसा समझ सकते हैं क्यों? क्यों अर्चना जी बताएं, ऐसा क्या रीजन है कि श्रीलंका का एल्बिडो कम है, ग्रीनलैंड का ज्यादा है? ग्रीनलैंड, सॉरी सर। हाँ, तो ग्रीनलैंड पता है ना कहां पर है? बताओ अल्ताफ, क्या ग्रीनलैंड पे क्यों ज्यादा होगा? सर जो ग्रीनलैंड ये हाई अल्टीट्यूड पे है, वहाँ की डेंसिटी कम है। हाँ देखिए, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। तो आपको इतना तो पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास में वर्षा ज्यादा होती है, यहाँ नमी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बर्फ ज्यादा है, आपको पता है ना, बर्फ ज्यादा है दोनों ध्रुवों पर। और ग्रीनलैंड कहाँ पर है? यहाँ पर है। ग्रीनलैंड जो है यहाँ पर है। तो मतलब क्या है, ग्रीनलैंड में इसलिए कम है कि क्योंकि वहां पर बर्फ ज्यादा है और बर्फ ड्राई होती है, बर्फ नम नहीं होती। जो जो बर्फ है, आइस है, वो एकदम ड्राई होती है। तो जहां पर टेम्परेचर कम होगा, जो बर्फ होगी, वहां पर एल्बिडो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जब हम जैसे मान लीजिए ये है, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है मान लीजिए 45 डिग्री, यहाँ पे है 18 डिग्री, यहाँ पे है 10 डिग्री, यहाँ पे है -डिग्री, -5 डिग्री। तो ऐसा क्या है कि हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो सूर्य के पास जा रहे होते हैं, मतलब ऊंचाई के साथ, जितना ऊपर जाएंगे सूर्य के पास जाएंगे। लेकिन सूर्य के पास जाने के बावजूद भी पहाड़ों पर बर्फ होती है, पहाड़ों पर माइनस में टेम्परेचर होता है। उसका रीजन क्या होता है कि वहां पर पहले से बर्फ है, बर्फ क्या करता है, मैक्सिमम रेडिएशन को वापस कर देता है, अधिकतर किरणों को वापस कर देता है और उसको गर्म नहीं करने देता है। इसीलिए ग्रीनलैंड बर्फीला एरिया है जहां पर बर्फ ज्यादा है, और श्रीलंका में भूमध्य रेखा के पास है, तो श्रीलंका का एल्बिडो कम होगा, ग्रीनलैंड का ज्यादा होगा। क्लियर हुआ अर्चना जी, बताएं? जी सर। हाँ, अब आप सारे ऑप्शन दे दोगे। अच्छा बताओ, इसमें क्या होगा, इसमें एल्बिडो किसका ज्यादा होगा, 20 डिग्री नॉर्थ का या 65 डिग्री नॉर्थ का? ठीक है। तो अब जैसे हमने आपसे बोलेंगे कि 65 नॉर्थ और 20 में, इसमें क्या होगा, इसमें किसमें ज्यादा होगा एल्बिडो, 65 में होगा नॉर्थ में या 20 नॉर्थ में होगा? बताएं सचिन, क्या होगा? स्वप्निल, इसमें किसमें ज्यादा होगा? अब बहुत सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझा रहा हूं एल्बिडो को कि टेम्परेचर अकॉर्डिंग, जैसे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और 65 यहाँ कहीं होगा। तो जैसे जैसे ध्रुवों पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, यानी बर्फीला एरिया बनेगा। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड ज्यादा होगा, एल्बिडो भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसमें एल्बिडो ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। ऐसे हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे,
हिमाचल प्रदेश में एल्बिडो ज्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पर कम होगा केरला में। हिमाचल में इसलिए ज्यादा होगा कि हिमाचल में बर्फ है, केरला में इसलिए कम होगा क्योंकि केरला में पानी ज्यादा होता है इसलिए। उसके बाद है सैंड, आइस और रिवर। इसमें देखो क्या होगा, आपको पता है कि अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें, तो एल्बिडो सबसे ज्यादा है आइस में, अगर हम डिक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे तो। उसके बाद है सैंड में, रेत में, और उसके बाद है रिवर में। तो आप ये समझ लीजिए, कभी आपसे क्रम पूछेगा कि ये इसका सबसे कम है, इससे कम एल्बिडो इसमें है, और सबसे कम एल्बिडो इसमें है। यानी जो पानी है ना, जो वाटर बॉडी है, वो सबसे ज्यादा रेडिएशन को कैप्चर करता है, सबसे ज्यादा। जैसे कल परसों हमने क्लास में हिंदू वाले ने बताया भी था कि ग्रीन हाउस में, या कह सकते हैं हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा ओशियन का रोल है, क्योंकि जो ओशियन है वो 71% है। तो इसी तरह से आइस का एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सैंड का होगा, और उससे कम रिवर का होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि एक ही चीज देखना है कि किसमें ह्यूमिडिटी कम है, किसमें नमी कम है। ठीक है सचिन, ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस सर। स्वप्निल बताएं। यस सर, ठीक है, क्लियर है सर। और सबको ठीक। तो ये था हमारा एल्बिडो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी में लिख देते हैं प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब। देखिए इसमें क्या होगा, इसको समझते हैं वायुमंडलीय दाब को। तो बहुत सिंपल सा है, तीन बातें समझना है इसमें। पहला पॉइंट आपको समझना है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। दूसरा समझना है कि व्हाट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर है ना। व्हाट इज मिलीबार, मिलीबार, व्हाट इज द मिलीबार। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्या है इसका, ये तीन बातों को समझेंगे। समझ में आया? तो अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझेंगे पहले। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए पृथ्वी के चारों ओर से लगने वाला, है ना। जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल है, एटमॉस्फेरिक है ना, इसके चारों ओर वायुमंडल है, प्रेशर है। मतलब यानी वायुमंडल का जो दबाव पृथ्वी के सरफेस पर लगता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो लिख लीजिए प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडल का, वायुमंडल का, वायुमंडल का पृथ्वी के धरातल पर दबाव वायु दाब कहलाता है। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो जो भी दबाव पड़ता है वायुमंडल का। अब हम देखते हैं इसमें व्हाट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
है ना। क्या होता है एवरेज? अगर हम बात करेंगे कि एवरेज की, तो क्या होगा? एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एवरेज से पहले हम चलिए बता देते हैं। एवरेज है 1013 मिली बार एवरेज ठीक। अब इसके कहां से इसको मेजर किया जाता है? सी लेवल से, ठीक है। इसको सी लेवल से मेजर किया जाता है। कभी आपसे पूछेगा कि जो 1013 जो मिलीबार है वो कहां पर है? एवरेज हम ले रहे हैं, एवरेज प्लेन पे ले रहे हैं, या एवरेज प्लेट्यू से ले रहे हैं, या एवरेज माउंटेन से ले रहे हैं, या एवरेज हम ओशियन से ले रहे हैं। तो एवरेज हम ले रहे हैं ओशियन से, यानी सी लेवल से। तो सी लेवल से इसको लेने का पर्पस ये है कि जैसे मान लीजिए हम अगर पहाड़ों से लेंगे, ठीक है, तो अगर लेंगे लद्दाख से, तो लद्दाख पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, 5 डिग्री 10 डिग्री, तो एवरेज नहीं आ पाएगा, है ना। अगर हम लेंगे मैदानों से, तो मैदानों में जैसे यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, पंजाब हरियाणा है, तो यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर हो जाता है 45 और विंटर का टेम्परेचर हो जाता है 5 डिग्री। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन समुद्र का जो टेम्परेचर है उसका, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है ना। सर्दियों का लगभग सेम रहता है, गर्मियों का भी थोड़ा सही अंतर आता है। सर्दियों में टेम्परेचर मान लो होगा 25 डिग्री 20 डिग्री या 22 डिग्री, तो गर्मियों में होगा 28 डिग्री, बस मतलब 25 और 28 के बीच में रहता है। कभी आपसे पूछेगा कि क्या रीजन है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो का मेजरमेंट है वो ओशियन से किया जाता है? उसका रीजन है कि ओशियन का टेम्परेचर बार बार चेंज नहीं होता, उसका टेम्परेचर अधिकांश समय एक समान रहता है, इसलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सी लेवल से मेजर करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि मिलीबार क्या है। ठीक है, एक वर्ड यहाँ दिया था हमने मिलीबार, तो मिलीबार क्या है? मिलीबार इज ए दो चीजें, मिलीबार और बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर दो चीजें हमने दी थी। देखिए जो बैरोमीटर, कई बार क्वेश्चन भी आया है, बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट। तो पहले लिख लीजिए कि बैरोमीटर क्या है। तो बैरोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस यंत्र से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है उस यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं, है ना। तो बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस यंत्र से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। सेकंड बात आती है कि मिलीबार क्या है। तो मिलीबार इज अ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब मिलीबार वायुमंडलीय दाब की इकाई को मिलीबार कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज, जैसे दूध है, तो दूध की इकाई क्या है? लीटर, है ना। अनाज की इकाई क्या है? किलोग्राम, है ना। दूरी की इकाई क्या है? मीटर। तो वही चीज है कि हम मिलीबार, हम प्रेस वायुदाब को मिलीबार में लिखते हैं। तो मिलीबार इज अ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मिलीबार इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इस प्रेशर को एक्चुअल, अगर हम केजी में लिखने की कोशिश करें इस प्रेशर को, है ना, तो ये लगभग होगा, अगर हम केजी में इसको लिखने की कोशिश करें तो लगभग होगा 1.5 केजी, यानी औसत जो है पृथ्वी का दबाव है 1.5 केजी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर से वायुमंडल का लगने वाला दबाव पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक, दूसरी चीज है एवरेज कितना है प्रेशर, कितना है? 1013 मिलीबार। कहां से मेजर किया जाता है? सी लेवल से। क्यों किया जाता है? क्योंकि टेम्परेचर एक समान रहता है। उसके बाद मिलीबार क्या है? तो मिलीबार इज अ यूनिट टू प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर यंत्र है जिससे वायुदाब को मापा जाता है।
क्लियर है? अब हम सीधे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मिलीबार, मतलब हम कैसे कैसे तीनों समझते हैं इसमें। यहाँ जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है उसी तरह से हम लेके चल रहे हैं आपको। जैसे है एटमॉस्फेरिक, हाँ जो लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड, है ना, टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड, दोनों की हम बात करेंगे। अब देखो क्या होता है, इसकी हम बात समझेंगे। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये सिंपल साइंस है। जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। टेम्परेचर से वायुदाब का रिलेशन हमने बता दिया। अब क्यों होता है वो अगर आपको डाउट हो तो वो बता देंगे। दूसरा सुन लीजिए एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी यही है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 4 अगर आपको ऑप्शन दिए हमने, एक दिया हमने आपको भोपाल, दूसरा दिया हमने आपको शिमला, है ना, और तीसरा दिया हमने आपको दिल्ली, उसके बाद दिया हमने आपको कोची, ठीक है, 4 ऑप्शन है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम वायुदाब कहां पर है, तो सबसे कम वायुदाब कहां पर है, शिमला में। ऊंचाई में जाने पर वायुदाब कम होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेयर, हाँ ठीक है, हाँ, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इस तरह से लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद हाइट, है ना, ये चीज है। वायुमंडल की सघनता ऊंचाइयों पर जाने पे कम होती है। कई बार डायग्राम ये वाला आपको बता चुके हैं इस तरह से, ये वाला, है ना, ऊपर जाने पर सघनता कम हो जाती है। तो ये दोनों चीजें सही हैं, टेम्परेचर और एल्टीट्यूड। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। इसका आंसर होगा सी, मिनिमम कहां पर वायुदाब है, शिमला में। दिक्कत कोई यहां तक किसी को? सचिन, स्वप्निल, अर्चना जी बताएं। नो सर। क्लियर है सर। तो यही वो चीज है जो आपको बहुत चीजें कनेक्ट करवाएगी, बहुत चीजें कनेक्ट करवाएगी। और इतना घुमाया जाता है इसको। तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह से कि आपसे पूछा जा सकता, मतलब आप यहीं से कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या रीजन है पहाड़ों पे जाने पर ऑक्सीजन कम होती है ना, क्या रीजन है? तो रीजन यही है, ऊंचाई पर जाने पर कम। जैसे क्या रीजन है कि पैराशूट में ऑक्सीजन होती है, इनबिल्ट होती है। जब पैराशूट पे लगा के आदमी कूदता है तो ऑक्सीजन उसमें होती है। उसका रीजन ये होता है कि पैराशूट का पता नहीं कहां पर गिरेगा, हो सकता है किसी पहाड़ी पे गिरे और इतनी ऊंचाई पे गिरे कि वहां ऑक्सीजन ना ही हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि आपसे बता सकता है कि जब हम एरोप्लेन में जाते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है पहले से, मतलब एसी में तो ऑक्सीजन होती है, एसी चलता है तो एसी में ऑक्सीजन होती है, और पैराशूट में ऑक्सीजन क्यों लगाई जाती है, कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उसका बताएं तो आप यहीं से कनेक्ट करेंगे कि ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेयर है वो कम होता है, और ऑक्सीजन है वो भी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे कल हम लोग करेंगे इससे कि एटमॉस्फेयर और रेनफॉल, इसी से टॉपिक कनेक्ट करेंगे हम लोग। यानी या तो वैसे कर सकते हैं, यूज ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हम लोग कल करेंगे, और एंड रेनफॉल वो भी हम लोग कल करेंगे। इसी से
रिलेट है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे इसको रोकते हैं क्योंकि 9:30 बजे हमारा टेस्ट है फिर से। ठीक है, रोक सकते हैं यहाँ पे आप। जी सर। यस सर।